चैप्टर 21। अभी ड्राइव करते हुए बानी जैसे ही चुपके से फ्रंट मिरर में देखती है तो हैरान हो जाती है और एकदम से कार रोककर पीछे मुड़कर आरव को देखकर घबरा कर कहती है, क्या हुआ बॉस? जल्दी से मुझे मेरा इंसुलिन का इंजेक्शन बैग के अंदर से ढूंढ कर दो। आरव जो एकदम से बेहोशी जैसी हालत में जा रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थी क्योंकि आरव की शुगर एकदम से काफी लो हो गई थी। वहीं ये सुनकर बानी जल्दी से कार से बाहर निकलकर पीछे आरव के पास आती है और हड़बड़ा कर जल्दी जल्दी में आरव के बैग में से इंजेक्शन ढूंढने लगी। और जैसे ही उसके हाथ में इंजेक्शन आया तब तक आरव बेहोश हो गया था। बानी आरव को देखकर घबरा जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आरव को उसे कहाँ और कैसे इंजेक्शन लगना है, क्योंकि न तो उसे इस इंजेक्शन बारे में पता था और न ही उसे इंजेक्शन कैसे लगाते हैं न ये मालूम था। पर कृषि समझ गई थी आरव उसकी लो शुगर की वजह से बेहोश हुआ है, इसलिए बानी जल्दी से इंजेक्शन को बैग में रख देती है और कार से बाहर निकलकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। तभी बानी की नज़र एक छोटी सी हलवाई की दुकान में जाती है जो वहां पर बैठकर जलेबी और गुलाब जामुन बड़ी सी कढ़ाई में चाशनी में भिगो रहा था। बानी जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है और दो चार गुलाब जामुन एक मटके में भरकर चाशनी में डूबे हुए लेकर वापस कार में आरव के पास आती है और बहुत मुश्किल से आरव का मुंह खुलने की कोशिश करती है जो इस वक्त जकड़ गया था। बहुत कशिश करने के बाद बानी एक गुलाब जामुन आरव के मुंह में डाल देती है और अब बानी आरव के होश में आने का वेट करती है। बानी ने आरव पर एक नुस्खा ट्राई किया था जो उसे पता था कि अगर किसी की शुगर लो हो जाए तो उसे उसी समय कुछ मीठा खिला देना चाहिए। कुछ ही समय में आरव की आंखें धीरे धीरे खुल जाती है और वहीं ये देखकर बानी चैन की सांस लेती है और अपने हाथ में मटके को पकड़कर देख रही थी जिसमें अभी गुलाब जामुन थे। वहीं आरव एकदम से नॉर्मल हो गया था और जल्दी से अपने आप को देखता है तो अब उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र बानी से पहले अपने इंजेक्शन पर जाती है जो बैग से थोड़ा बाहर आया हुआ था और बिल्कुल पैक था, मतलब इंजेक्शन को यूज नहीं किया गया था। आरव को अब समझ में नहीं आ रहा था अगर उसे इंजेक्शन नहीं लगाया है तो वह ऐसे कैसे होश में आ गया, बल्कि डॉक्टर ने उसे ऐसी कंडीशन में इंजेक्शन प्रेफर किया था। तभी वो कार से बाहर खड़ी बानी को देखता है जो मज़े से बचे हुए गुलाब जामुन खा रही थी। हालांकि उसे पता था कि आरव होश में आ गया है, पर क्या करे, उसके हाथ में टेस्टी चाशनी में डूबे हुए गुलाब जामुन थे जिसे खाए बैगर बानी रह भी नहीं पाई और अपने मुंह में टूस कर खाने लगी। वहीं बानी ने जैसे ही लास्ट गुलाब जामुन मुंह में डाला था तभी उसके सामने आरव खड़ा हो गया, जिसे देखकर बानी का गुलाब जामुन वाला मुंह जो उसने खाने के लिए थोड़ा बड़ा ही खोला था उसे उसने एकदम से बंद कर दिया और लास्ट बचा हुआ गुलाब जामुन वापस मटके में डाल दिया। वैसे इस वक्त बचे हुए गुलाब जामुन का न खाने का उसे बहुत दुख हो रहा था। बॉस, क्या अब आप ठीक है? बानी ने बनी बनकर आरव से पूछा। क्या तुमने मुझे होश में लाया है, लेकिन कैसे? क्योंकि इंजेक्शन के बिना ये पॉसिबल नहीं है, आरव ने बस पूछा। हाँ, बानी ने अपना सर हिलाकर आगे उसे जवाब दिया। मुझे आपके इंजेक्शन बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे ये तो पता चल गया था कि आपकी शुगर काफ़ी लो हो गई है, इसलिए मैंने बस आपको ये मीठे मीठे गुलाब जामुन खिला दिए, क्योंकि आप कुछ मीठा खाने से ही होश में आ सकते थे। बानी की बात सुनकर आरव हैरानी से बानी को देखता है और फिर उसके हाथ में पकड़े गए इस मिट्टी के मटके को, जिसे देखकर उसे गंदा लग रहा। इसलिए आरव ने बानी से पूछा, ये तुम कहाँ से लेकर आए थे? बानी अपनी उंगली से लेफ्ट साइड में इशारा करके उसे कहती है, वहां से। आरव उसी के कहने पर उसी तरफ देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे हलवाई की वो छोटी सी दुकान दिखाई देती है जो एक चादर के नीचे बनी हुई थी।
जो न तो उसके सेट्स को शूट करती थी और न ही कभी आरव को ऐसी दुकान में जाना और खाना कभी पसंद था। वही बानी अब आरव से मटका उसकी तरफ करके कहती है, बॉस अगर आपको खाना है तो आप इसे खा सकते हैं, सच में बहुत टेस्टी है। वही ये सुनकर आरव 2 कदम पीछे हो जाता है और बानी को कुछ बोल पाता तभी उसकी नज़र उस हलवाई पर जाती है जो अपने हाथ से गुलाब जामुन को बना रहा था। आरव को अब याद आ जाता है कि उसने इसी हाथ के गुलाब जामुन को खाया है और वो बानी से कुछ कह पाता तभी उसके मुंह से वॉमिट हो जाती है। चैप्टर 22। बानी कंफ्यूज्ड होकर आरव को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आरव को अचानक से वॉमिट हो रही है। बॉस आप ठीक तो है? बानी ने आरव की तरफ 2 कदम करीब आते हुए पूछा। वही अभी भी बानी ने गुलाब जामुन का मटका पकड़ा हुआ था। वही आरव अपने आप को संभाल कर बानी से दूर 2 कदम पीछे होते हुए मटके को देखकर बोलता है, इसे मुझसे दूर रखो समझे। बानी कंफ्यूज्ड होकर अपने हाथ में पकड़े हुए मटके को देखकर आरव से बोली, बॉस आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसमें कोई बम या जहर कोई है, गुलाब जामुन है। और वो भी मीठे मीठे, और आप ये खा चुके हैं। और अगर आपको ये नहीं खाना है तो मैं तो खा सकता हूँ। और ये कहकर बानी ने जल्दी आरव के सामने अपना मुंह खोला और गुलाब जामुन को मुंह में डालकर खा लिया। वहीं आरव को ये देखकर बहुत ज्यादा हाइजेनिक लग रहा था और उसे अब खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भी इस मटके से गुलाब जामुन को खाया हुआ था। अगले दिन आरव अभी हॉस्पिटल में था और अपना पूरा बॉडी चेकअप करवा रहा था। कहीं उस गुलाब जामुन से उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। मिस्टर खुराना, यू आर वेरी फाइन। आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बस आपको अपनी शुगर का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर ने आरव की रिपोर्ट देखकर आरव से मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर आरव रिलैक्स हो गया था और फिर डॉक्टर के केबिन से निकलकर हॉस्पिटल में बाहर जाने लगा था कि तभी न्यूज़ और मीडिया वाले आरव को घेर कर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर खुराना, आप शादी कब कर रहे हैं? लड़कियां आपसे शादी करने के लिए पलके बिछाए बैठी है। सर क्या सच में आप किसी को डेट नहीं कर रहे हैं? लोग आपको कहते हैं आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। आपके बारे में ये अफवाह बनी हुई है कि आप गे हैं, इसलिए आपके साथ आज तक कोई लड़की नहीं देखी गई। क्या अफवाह सच है? मीडिया और टीवी न्यूज़ वाले और रिपोर्टर आरव से सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। वहीं आरव उन सभी को इग्नोर करके अपने गार्ड के प्रोटेक्शन में ये कहकर निकल जाता है, नो कमेंट्स। वहीं बानी कार में बैठकर आरव का ही आने का वेट कर रही थी तभी उसकी नज़र सफ़ेद रंग की एक बिल्ली के छोटे से बच्चे पर गई, जो सच में बहुत प्यारा था, जिसे देखकर बानी जल्दी से कार से उतरकर उस छोटी सी बिल्ली को अपनी गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी और कुछ बातें। अब बानी कार ड्राइव कर रही थी लेकिन इस वक्त थोड़ी सी परेशान लग रही थी तभी आरव की कार खुराना मेंशन में रुक जाती है और आरव कार से बाहर निकलकर चला जाता है और वहीं पीछे से आकर एक सर्वेंट आरव का ऑफिस का बैग उठाकर ले जाता है, जिसके जाने के बाद बानी जल्दी से कार से बाहर आती है और पूरी कार के अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगी। ये चमेली कहाँ चली गई? आज ही तो हम मिले थे। कितनी प्यारी और छोटी सी है। बानी तुझे चमेली को कार में छुपा कर क्यों रखा? मुझे तो फिक्र हो रही है। बानी ने बहुत फिक्र के साथ कहा था कि तभी उसके कान में मेंशन के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर बानी पीछे पलटकर मेंशन को देखने लगी। पूरे मेंशन में सभी सर्वेंट इधर उधर भाग रहे थे और काफी परेशान और डर रहे थे। वही आरव गुस्से में किसी को बुरी तरह से घूर रहा था, जिसके पीछे सारे सर्वेंट उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। आरव गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, इस केट को जल्दी से पकड़कर मेरे घर से बाहर फेंको। मुझे अपने घर में कोई जंगली जानवर पसंद नहीं है।
वही जो छोटी सी बिल्ली का बच्चा बानी को मिला था वो अभी आरव के मेंशन में अफरा तफरी मचा रही थी और सभी सर्वेंट को अपने पीछा भगाया हुआ था, लेकिन वो इतना तेज भाग रहा था कि किसी के हाथ में नहीं आ रहा था और एक तो बहुत छोटा सा था, बार बार कहीं जाकर छुप जाता था। आरव सभी सर्वेंट को वार्न करके अपने रूम में चला जाता है, जिसके जाने के बाद सभी सर्वेंट अभी भी बिल्ली के बच्चे को पकड़ने को कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी नाकाम हो गए। रात के समय, बानी यार कुछ खा ले, तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे वो तेरा खुद का बच्चा हो। एक बिल्ली का बच्चा था जो तेरे हाथ से निकलकर कहीं और चला गया। निधि ने बानी से कहा, जो उस बिल्ली के खो जाने से दुखी हो रही थी। निधि भले ही वह बिल्ली का बच्चा हो, लेकिन फिर भी वो छोटा बच्चा ही है। तुझे अच्छे से पता है ना मुझे बच्चे कितने ज्यादा पसंद है, चाहे वो कोई भी हो। पता है वो कितना ज्यादा प्यारा और छोटा सा था। मैंने तो उसका नाम भी रख दिया था चमेली, क्योंकि मुझे उसे देखकर मेरे गांव की चमेली आंटी की याद आ गई, जो कभी कभी मुझे मेरी सौतेली माँ से बचा लेती थी। पता नहीं मेरी चमेली कहाँ खो गई है, बानी ने उदास होते हुए कहा, क्योंकि उसकी बिल्ली जिसका उसने नाम रखा था वो उससे खो गई। जिसे मिले हुए उसे 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन बानी चमेली से बहुत अटैक हो गई। वहीं दूसरी तरफ खुर्राना मेंशन, आरव बेड पे शर्ट लेस होकर आंखें बंद करके सोया हुआ था। तभी कोई धीरे धीरे और छोटे छोटे पैरों के साथ आरव के रूम में आता है। रूम में काफी अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में आरव, जो शर्ट लेस होकर वाइट कलर की चादर में सोया हुआ था, जिसे कोई अपनी छोटी छोटी तारे जैसी टिमटिमाते हुए देख, सीधा आरव के बेड पर चढ़ जाता है और चादर के अंदर से कोई चलते हुए चादर से बाहर निकलकर आरव के चेस्ट पर अपना छोटा और हल्का सा सर रखकर अपनी टिमटिमाती आंखों को बंद करके बड़े आराम से सो जाता है। कुछ वक्त में ही आरव को अपनी चेस्ट पर कुछ चुभने का एहसास होता है, जैसी कोई छोटी सी नुकीली चीज उसके ऊपर है, जिससे अब आरव की नींद खुल जाती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वही चमेली आरव के चेस्ट पर अपने चारों पैरों को फैलाकर और पंजों को गाड़ कर सोई हुई थी, जिसे आरव अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए घूर रहा था। चैप्टर 23। आरव चमेली को छूने की कोशिश करके उसे अपने ऊपर से हटाना चाहता था, लेकिन कोशिश नहीं कर पा रहा था। चमेली उसे बहुत अजीब सी और थोड़ी डर्टी लग रही थी। हे डर्टी केट, हटो मेरे ऊपर से, वरना मैं तुम्हें। व्हाट द हेल दिस? वो मेरी बात कैसे समझ सकती है? पता नहीं आज कल मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है, आरव ने अपनी आधी बात चमेली से करके खुद से ही कहा। आरव चमेली को घूर कर देखता है, तभी उसकी नज़र चमेली के छोटे से सफ़ेद चेहरे पर जाती है, जो बहुत ज्यादा प्यारा था। एक पल के लिए आरव के होठों पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन अगले ही पल वो कैट को अपनी शर्ट लेस चेस्ट पर देखता है, जो किसी महारानी की तरह उस पर घोड़े बेचकर सोई हुई थी। एक तो मेरे घर में बिना मेरी मर्जी आई और ऊपर से मेरे ऊपर सो रही है। इसे तो मैं अभी बाहर करता हूँ। कहते हुए आरव सर्वेंट को बुलाने के चिल्लाने वाला था कि तभी चमेली आरव की चेस्ट पर नींद में ही फिसल कर बगल में गिर कर सो जाती है और वहीं आरव जल्दी से बेड पर से खड़ा हो जाता है और चमेली को घूरने लगा, जो अब उसके बेड पर सो रही थी। आरव जल्दी से रूम से बाहर निकलकर सर्वेंट को बुलाने जाता है, लेकिन अगले पल ही उसे याद आता है कि इस वक्त उसके घर में वो अकेला है। सभी सर्वेंट घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में चले गए हैं, जिससे आरव फिर से अपने रूम में आता है और चमेली को घूरने लगा। तभी आरव चमेली को भागने के लिए अपने पिलो से उसे छूते हुए हिलाकर बोला, शू शू शू, उठो, तुम मेरे बेड पे नहीं सो सकती हो, सिल्ली डर्टी केट, उठो। आरव धीरे से उसे उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चमेली बड़े आराम से सो रही थी।
जिसे देखकर आरव खुद ही हार मान जाता है और पिलो को जमीन पर पकड़कर फेंक देता है और अब चमेली के उठने का इंतजार करने लगता है। इसलिए रूम में ही चमेली को घूरते हुए इधर उधर चक्कर काटने लगा। ऐसे ही सुबह के 4 बज चुके थे लेकिन चमेली मैडम अभी तक नहीं उठी थी और यहाँ अक्कड़बाज आरव खुराना की आंखें और नींद दोनों जवाब दे रहे थे। इसलिए आरव को न चाहते हुए अपने बेड पे चमेली से थोड़ा दूर और बीच में पिलो का डिस्टेंस मेंटेन करके थोड़े से कॉर्नर पर लेटकर ऐसे सो जाते हैं जैसे चमेली से उसकी इज्जत को खतरा हो। सुबह के 8 बजे आरव के रूम में अब आरव का डिस्टेंस मेंटेन पिलो जमीन पर गिर चुका था और वही चमेली आराम के शोल्डर के अंदर सो रही थी। तभी चमेली की आंखें खुलती हैं और वो धीरे धीरे से अपनी चारों टांगों को फैलाकर आवासी लेती है और फिर एकदम से पलटी मारकर आरव से दूर होकर बेड पे से नीचे उतरकर रूम से बाहर निकल जाती है। जिसके जाने के बाद आरव की नींद खुल जाती है और खुलते ही उसे चमेली का ध्यान आता है और वो उस तरफ देखता है तो न तो चमेली उसे उसके बगल में मिलती है और न ही पिलो, जिससे आरव थोड़ी सी हैरानी होती है लेकिन तभी उसे लगता है शायद वो केट भाग गई। इसलिए आरव उठ जाता है लेकिन उसके बेक पर दर्द हो रहा था क्योंकि वो आधी रात खड़ा हुआ चमेली की पहरेदारी कर रहा था उसे घूरते हुए और बेड पे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में सोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बानी आरव के घर के बाहर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी नज़र चमेली पर जाती है जो आरव के घर गार्डन पर फाउंटेन के इर्द गिर्द घूम रही थी। बानी उसे पहचान लेती है और वो उसे यहाँ देखकर हैरान थी लेकिन अब खुश थी क्योंकि रात भर उसे ऐसा लग रहा था उसकी वजह से उसकी न्यू दोस्त खो चुकी है। चमेली को देखकर बानी घर के अंदर गार्डन में जा रही थी कि तभी आरव उसके सामने आ जाता है जिससे वो टकरा कर सीधा उसी के ऊपर गिर जाती है और इस बार गिरने से अनफॉर्चुनेटली उनके लिप्स एक दूसरे से मिल जाते हैं और उनकी किस हो जाती है जिससे इस पीजीशीन में वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगे। चैप्टर 24 आरव और बानी जो एक दूसरे के ऊपर थी जिसे इस पोजीशन में खुद को देखकर शॉक्ड में थे तभी जल्दी से एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। वहीं आरव जल्दी से अपने होठों को अपने रुमाल के साथ साफ कर देता है और वहीं बानी का मन कर रहा था कि वो उल्टी कर दे। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इस एलियन खड़ूस के साथ फंस जाती हूँ। पहले नशे में इसने मुझे किस किया था और आज पूरे होशो हवास में। पता नहीं, अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं जो अफवाह मैंने सुनी हुई हैं इसके बारे में क्या वो सही में सच है। इसे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। छी छी छी, ये खुद भी मेरे बारे में ये ही तो नहीं सोचता है कि मुझे भी। बानी मन में ये सब कुछ सोचकर बेहोश ही होने वाली थी कि तभी वहां पर आरव का असिस्टेंट आता है और बानी को कहता है, तुम यहाँ बॉस के सामने क्या कर रहे हैं, जाओ कार निकालो। वही ये सुनकर बानी हड़बड़ा जाती है और एक नज़र आरव को देखती है जो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जिससे अब बानी जल्दी से कार के पास आ जाती है। वही आरव से माधव कहता है, बॉस आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। वहीं माधव के कहने पर आरव जो शांत दिखाई दे रहा था वो घबराकर माधव को देखकर बोलता है, हाँ मुझे पता है, और ये कहकर पीछे मुड़कर अपने मेंशन में जाने लगता है जिसे देखकर माधव व उसे कंफ्यूज्ड होकर बोला, बॉस आपको ऑफिस जाना है, कार वहां पर खड़ी हुई है। वही ये सुनकर आरव वही रुक जाता है और फिर कसकर अपनी आंखें बंद करके खुद से किस को याद करते हुए कहता है, What the hell this? अभी क्या हुआ मेरे साथ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कुछ देर बाद बानी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव कर रही थी और चुपके से मिरर से आरव को पीछे बैठे हुए देख रही थी, जो जैसे ही उसकी तरफ मिरर में ही देखता है तो बानी अपनी नज़र हटाकर कार ड्राइव करने लगी। लेकिन इस वक्त इसके दिल में
कुछ तो हो रहा था जो अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था। वहीं आरव पीछे बैठे हुए आज पहली बार फ्रंट मिरर में बानी को देख रहा था, खासकर उसके होठों को, जिसे उसने अपने होठों से छुआ था। आरव को हैरानी हो रही थी कि उसने अभी क्या किया था, लेकिन बार बार उसका ध्यान बानी पतले गुलाबी और सॉफ्ट होठ उसका अपनी तरफ खींच रहे थे, जिससे आरव इरिटेट होकर बानी से कहता है, कार तेज चलाओ। वहीं ये सुनकर बानी अलर्ट होकर कार की स्पीड बढ़ा देती है और जल्दी से कार को आरव के ऑफिस के बाहर रोककर कार से उतरकर आरव के लिए कार का दरवाजा खोल देती है, जिससे आरव अब बिना देखकर अपने कोट के बटन को सही करते हुए ऑफिस के अंदर चला जाता है। जिसके जाने के बाद बानी चैन की सांस लेते हुए कार के सहारे अपनी पीठ लगाकर फिसलकर नीचे बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर सदमे के साथ कहती है, बानी लगता है अब बनी भी सेफ नहीं है। ये आरव खुराना से मुझे सच में डर लग रहा है। इतना कुछ हो गया है और ये शांत बैठा हुआ है, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। कबीर प्लीज मुझे बचा लो। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे से रूम के अंदर निधि इस वक्त प्रोजेक्टर पर एक प्रेजेंटेशन दे रही थी जो कि इम्पोर्ट थी, जिसे वो हर तरह से पॉइंट आउट करते हुए उसके बेनिफिट बता रही थी। वहीं इस वक्त प्रेजेंटेशन को दो लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे, जिसमें एक का ध्यान प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन पर था और दूसरे का निधि के चमकते हुए चेहरे पर, जिसे देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था, जिससे निधि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी रूम निधि की प्रेजेंटेशन होती है, जहां से एक आदमी उसकी प्रेजेंटेशन के लिए उसकी तारीफ करके वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद निधि भी वहां से जाने लगती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे प्रोजेक्टर के सहारे खड़ा करते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, जल्दी से बताओ तुम उस लड़के के साथ ब्रेकअप कर रही हो या नहीं। नहीं नहीं, कभी भी नहीं करूंगी, और आपकी बात सुनकर तो कभी भी नहीं सर। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? ऐसा तो नहीं है न कि मैं इस दुनिया में खूबसूरत हूँ। मुझसे खूबसूरत लड़की है इस ऑफिस में, जो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। और आपको मेरे बॉयफ्रेंड से क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। निधि ने वीर से गुस्से में जवाब देते हुए कहा, जिसे सुनकर वीर उसे गुस्से में बोलता है, हाँ है, इस ऑफिस में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां जो मेरे लिए मेरे बिना कहे मेरे बिस्तर तक आ सकती है, लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ तुमसे, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो कि मुझे तुम चाहिए। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम जिस दिन से इस ऑफिस में आई हो तब से मैं तुम्हें देखकर पागल हो गया हूँ। तुम्हारी सिंप्लिटी और तुम्हारी लॉयल्टी मुझे उन खूबसूरत लड़कियों से ज्यादा तुम्हें खूबसूरत बनाती है। आप ये सब इसलिए बोल रहे हैं न क्योंकि अब इस ऑफिस में एक मैं ही ऐसी लड़की हूँ जो आपके पैसे और आपकी बातों में फंसकर आपके बिस्तर के नीचे नहीं आई। निधि ने वीर से गुस्से में कहा, जिसे सुनकर वीर कसकर निधि के गाल अपने हाथ से दबाकर गुस्से में बोलता है, मैं चाहूं न अभी के अभी तुम्हें अपने नीचे ला सकता हूं, समझी। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है ये मैं अच्छे से जानता हूं। और तुम तो मेरी हो, जिसे मैं अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं। इसलिए बोल रहा हूं, अपने उस आशिक को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। निधि की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन तभी वो वीर का हाथ झटक कर उसे धक्का देते हुए अपने आप से दूर करके उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़कर कहती है, अगर आपने मुझे फिर से परेशान किया न तो। निधि अपनी बात भी पूरी कर पाती तभी उसके होठों वीर के हार्ड होठ के अंदर ब्लॉक हो चुके थे, जिसे वीर जोर से चबा चबाकर बाइट कर रहा था, जिसे अब निधि उसे अपने आप से दूर करने लगी थी, लेकिन नाकाम हो रही थी क्योंकि वीर ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और उसे किस करते हुए वाइड हो रहा था, जिससे निधि को दर्द हो रहा था। उसकी आंखें में आंसू बह रहे थे। वहीं वीर ये सब गुस्से में निधि के साथ उसे किस कर रहा था, जिसे वो समझ नहीं
पा रहा था कि निधि उसकी वजह से हर्ट हो रही है। पर जैसे ही किस करते हुए उसकी जीभ में ब्लड का टेस्ट फील होता है तो वह एकदम से निधि को छोड़ देता है और वही निधि जल्दी से भागकर वहां से चली जाती है, जिसे बीर नहीं रोकता है बल्कि गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ आरव के केबिन में हमारे आरव जी आज अपने केबिन में बैठकर परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी किस ने उनका जीना हराम कर दिया था। वो जैसे ही काम करने लगते थे तो उनकी आंखों के सामने वही मंजर आता है जब बानी उनके ऊपर गिर गई थी, जिससे उन दोनों के होठों एक दूसरे से मिले हुए थे, जिसे आरव ने फील किया था कि उसके ड्राइवर बनी के होठ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जिससे उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। आरव को गुस्सा आ रहा था तो कभी बानी के होठों को याद करके उसे कुछ हो भी रहा था। आरव जल्दी से एक गिलास भरकर पानी पी लेता है और फिर एसी का टेम्परेचर को बढ़ाकर अपने आप को शांत करते हुए आंखें बंद करके अपनी चेयर पर सर पीछे टेक कर बैठ जाता है। तभी फिर से उसकी बंद आंखों के सामने बानी के पतले गुलाबी होठ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर आरव अपने बाल नोचकर गुस्से में खुद को कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ही इज बॉय, मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर क्यों मुझे वही सब याद आ रहा है। चैप्टर 25। शाम के समय कार ड्राइव करते हुए बानी चोरी छिपे फ्रंट मिरर में आरव को देखने की कोशिश करती है, जो उसके पीछे बैठा हुआ कुछ डिस्टर्ब लग रहा था। इसे क्या हुआ जो ये परेशान हो रहा है, बानी ने अपने मन में सवाल करते हुए कहा। तभी आरव की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, स्टॉप ईट कार। वही ये सुनकर बानी कार को बीच सड़क पर रोक देती है, जहां पर कोई भी नहीं था, और वही आरव जल्दी से कार से बाहर आ जाता है। वही बानी कंफ्यूज्ड होकर सुनसान जगह को देख रही थी कि तभी आरव ने उसे कार से बाहर आने के लिए कहा। वही बानी आरव को देखते हुए कार से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वही आरव उसके पास आकर उसे देखकर बोलता है, लिसन, मैं पूरा आदमी हूँ, तुम समझ रहे हो ना। वही ये सुनकर बानी टेढ़ा सा मुंह बनाकर आरव को देखकर मन में बोली, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। कभी कभी मुझे इससे ज्यादा इसकी बातों से ज्यादा डर लगता है। पता नहीं इसका दिमाग कब सटक जाता है, अब क्या बकवास कर रहा है। आदमी है तो ये बात मुझे भी पता ही है। वहीं आरव अपनी आगे बातें करते हुए कहता है, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुम या फिर सभी लोगों ने मुझे समझ कर रखा है। मैं तुम्हें जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि सुबह हम दोनों में जो कुछ भी हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था। अंडरस्टैंड, मुझे लड़कों में वैसा इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम कोई गलत फहमी मत समझना। आरव जो बानी की किस से उसके दिलों और दिमाग सच में सटक गया था, क्योंकि उसके हिसाब से ये उसकी पहली किस थी जो उसके मुताबिक एक लड़की से नहीं लड़के से हुई थी। भले ही उसने बनी को किस किया था, लेकिन किस की वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि बानी के सॉफ्ट होठ ने उसे परेशान कर दिया था। उसका एहसास उसके दिल में घर बना रहा था। वहीं वो अपने आप को समझा रहा था कि वो कभी भी किसी के लिए ये फील नहीं कर सकता है, और लड़का वो वैसा नहीं है। पता नहीं वो खुद को समझा पाया था नहीं, लेकिन बानी को ये बात अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा था। वही किस के नाम से तो थोड़ी बानी नर्वस हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे आरव की बात आगे सुन रही थी तो उसे गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आरव उसे भी गलत समझ रहा है कि वह वैसी है। इसलिए वो आरव से बिना डर बनी की आवाज में कहती है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, लेकिन आप मुझे भी गलत समझ रहे हैं। मैं भी आदमी हूँ कि यह सफेद झूठ, और मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। और रही उस किस, बानी थोड़ी सी नर्वस हो गई क्योंकि किस के साथ अब उसका रिश्ता कुछ अजीब सा हो गया था। अरे आरव के लिए तो ये उसकी पहली किस थी, लेकिन बानी के लिए आरव ने उसे 2 बार किस कर दिया था, एक नशे में और दूसरा पूरे होश में।
जिसमें बानी को कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ आरव की थी, जो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, चाहे उसे रिलाइज भी क्यों ना हो। वहीं बानी अपनी आधी बात को छोड़कर दूसरी बात करके उसे कहती है, मैं समझ गया हूँ और आप भी समझ गए हैं, तो अब हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। वहीं ये सुनकर आरव का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था, और वैसे भी क्या बोलता, क्योंकि उसे अब खुद भी समझ कहाँ आ रहा था। इसलिए अब चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है, और फिर आरव के जाने एक बाद बानी चैन की सांस लेते हुए खुद से कहती है, पता नहीं कब इससे मेरा पीछा छूटेगा। रात के समय निधि और बानी के अपार्टमेंट में। कबीर जो अपार्टमेंट में आया हुआ था, वहीं निधि और बानी उसे घूरते हुए देख रही थी। यार, तुम दोनों ऐसे मुझे क्यों घूर रही हो, जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो? कबीर ने थोड़ा सा डर कर कहा, जिसे सुनकर बानी कबीर के ऊपर भड़क कर उसके मुंह में कुछ पेपर फेंक कर कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझसे कहा था कि मुझे ये जॉब सिर्फ कुछ महीने करनी होगी, लेकिन इन पेपर पर लिखा है कि मुझे ये जॉब पूरे 1 साल करनी होगी। अगर मैं ये जॉब छोड़ती हूँ तो मुझे आरव खुराना को पेनल्टी देनी होगी। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो अच्छा हुआ निधि को मेरे रूम में ये पेपर मिल गए, जो उसने पढ़ लिए और तुम्हारा सच सामने आ गया। वहीं निधि भी कबीर को घूरते हुए बोली, सच में कबीर, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो बानी के साथ। तुम कब से सेल्फिश हो गए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि कबीर, जिसे मैं दोस्त समझती थी, वो हमारे साथ ऐसा करेगा। चुप हो जाओ यार तुम दोनों, जो मुंह में आ रहा है मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कम से कम कुछ कहने का मौका तो दो, एक बाद एक आकर मुझ पर बरस रही हो। कबीर ने चीखते हुए कहा, तो मुंह खोलो और बको। तुमने ऐसा क्यों किया? बानी ने गुस्से में कहा, एक ग्लास पानी दो। जब से आया हूं तब से मुझे प्यास लगी है। कबीर ने भारी सांस के साथ कहा। वहीं ये सुनकर निधि जल्दी से किचन में जाती है और जल्दी से आकर एक पानी की बोतल उसके सामने जोर से रख देती है। कबीर जल्दी से पानी पीकर अपनी प्यास को शांत करता है और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उन दोनों को देखकर उन पेपर्स को पकड़कर बोलता है, हाँ, ये बानी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है। तुमने उसे पढ़ लिया, लेकिन ये नहीं देखा है कि इस पर बानी ने अपने साइन नहीं किए हैं। तो अभी भी बानी ये जॉब आराम से छोड़ सकती है। वहीं ये सुनकर बानी और निधि जल्दी उसके हाथ से वो पेपर्स ले लेते हैं और देखते हैं, जिससे पर सच में बानी के साइन नहीं थे। दोनों ये देखकर खुश हो रही थी, तभी कबीर को देखती है, जो उन्हें अब घूर रहा था। तभी बानी उसके पास आकर उसके शोल्डर पर अपना थपथपाकर उसे खुश होते हुए कहती है, मुझे तो पहले से पता था कि कबीर हमारा अच्छा दोस्त है। वो आगे बानी कुछ बोलती, तभी कबीर ने उसका हाथ अपने शोल्डर से अलग करते हुए कहा, बानी, मैंने इन पेपर्स पर तुम्हें साइन इसलिए नहीं करने दिए क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, और इन पेपर्स को तुम्हें इसलिए दिए ताकि तुम इसे अपने पास रख सको, और बाद हम कुछ सोचकर इन पेपर के थ्रू ये नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, तुमने मुझे गलत समझ लिया। ये कह जाने लगा है, जिसे जाते हुए देखकर बानी उसे रोक लेती है और अपने दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़कर उसे सॉरी कहती है। वहीं निधि भी कबीर को सॉरी बोल देती है, जिससे अब कबीर उन दोनों को माफ कर देता है, और वैसे भी वो उन दोनों से नाराज हुआ भी कहाँ था। वहीं अब तीनों ने मिलकर पिज्जा ऑर्डर किया था, जिसे बानी बड़े मजे से खा रही थी। वहीं कबीर और निधि दोनों मुस्कुराकर बानी को देखते हैं, जो किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह में लगाकर खा रही थी। वहीं निधि कबीर से कहती है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है कबीर। आरव सर को बानी से कोई मतलब नहीं है, और अब बानी उनकी कार ड्राइवर की जॉब छोड़ सकती है ना। मैं सोच रही थी कि मैं भी बानी के साथ अब इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। तुम कुछ करो ना, बानी की ये ड्राइवर की जॉब को छुड़ाने के कोशिश करो।
वहीं निधि की बात सुनकर कबीर निधि के लिए हैरान हो जाता है, जो खुद भी यहाँ से दूर जाने की बात कर रही थी, लेकिन तभी सिर्फ बानी के बारे में बात करते हुए कहता है, निधि अगर हम इतनी जल्दी आरव से बानी की ये जॉब छुड़ा देंगे तो आरव को शक हो सकता है। हाँ, बानी कार ड्राइवर है, लेकिन तुम भी आरव खुराना को अच्छे से जानती हो कि अगर आरव को थोड़ी सी भी भनक हुई बानी के बारे में तो वो क्या करेगा हम भी जानते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ और फिर मैं जल्द से जल्द बानी को इस जॉब से आज़ाद कर दूंगा, बस कुछ दिन। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन आरव अपने रूम में शर्टलेस ही लेटा हुआ था और बेड पर इधर उधर करवट बदल कर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी किसकी वजह से उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी और ऐसे ही आधी रात हो चुकी थी, इसलिए आरव उठ जाता है और अपने आप को रिलैक्स करने लिए वॉशरूम में जा कर शॉवर ऑन करके वहीं नीचे खड़ा हो जाता है। वहीं अब आरव के सामने बार बार किस वाला सीन ही घूम रहा था जब वह नीचे लेटा हुआ था और वही बानी उसके ऊपर। आरव के होठों ने बानी के सॉफ्ट होठों को महसूस किया था, जिससे आरव के दिल में हलचल महसूस हो रही थी। तभी आरव कसकर अपनी आंखें बंद करके अपने गीले बालों को अपने हाथों में फेर कर खुद से आंख खोलकर सब कुछ आ रहे ख्याल को झटक कर कहता है, वो एक ड्राइवर है और मैं उसका बॉस और कुछ भी नहीं है। मैं इस चीज के लिए डाइस्ट्रैक नहीं हो सकता हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं है। तभी आरव अपने आप को फ्रेश और सोने के मूड से अब शावर लेकर अपनी गीली बॉडी पर ब्लैक कलर का बाथरोब पहनकर रूम में जैसे ही सोने के लिए बेड के पास आता है, तभी उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। चैप्टर 26 अगेन यू डर्टी कैट। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? शू शू निकलो यहाँ से। आरव ने बहुत बुरे तरीके से बानी की पकड़ी हुई उस छोटी सी बिल्ली के बच्चे यानी चमेली से कहा, जो आज रात फिर से आरव के साथ सोने के लिए बेड शेयर करने आई थी। और अभी आरव को इनको देखकर गुस्सा आ रहा था और वो उसे भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चमेली आरव को अपनी छोटी छोटी आंखों से देख रही थी और आरव के भागने से ठस से मस नहीं हो रही थी। शायद उसे आरव का बेड पसंद आ गया था और क्या पता आरव भी, जिसका वो अभी तक वेट कर रही थी। आरव देखता है कि चमेली वही बेड पे बैठी हुई उसे देख रही है और हिल भी नहीं रही है, जिसे देखकर आरव खुद ही हार मान बेड पे से अपना पिलो उठाकर चमेली को उंगली दिखाकर कहता है, मुझसे दूर रहना। कहकर आरव बेड के साथ ही कैट से ओपोजिट साइड में एक काउच पर आता है। रूम की लाइट ऑफ करके काउच के ऊपर अपनी आंखें के ऊपर एक हाथ रख कर सो जाता है। वही चमेली उसे देख रही थी और वो आरव को सोता हुआ देखकर वही दूबक कर सो जाती है। अगली सुबह आरव जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे रूम में चमेली कहीं भी नजर नहीं आती है और वो खुद से कहता है, मुझे उस डर्टी कैट का कुछ करना होगा। रोज दिन में गायब होकर रात के समय मेरे रूम में मेरे ही बेड पे महारानी की तरह सो जाती है। कहकर आरव फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गया था। मेंशन के बाहर वहीं अब बानी कार के बाहर चमेली को पकड़कर प्यार कर रही थी, जो उसकी गोद में अपने आप को सेफ फील कर रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? पता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम कितनी छोटी हो। पर अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अब तुम मुझे मिल गई हो तो चलो तुम मेरे साथ रहोगी। वहीं ये सुनकर चमेली बानी के हाथ से अपने आप को छुड़ाने लगी, जिससे बानी उसे अच्छे से पकड़ पाती। तभी चमेली बानी के हाथ से निकलकर आरव के मेंशन के अंदर भाग जाती है, जिसे ऐसे जाते हुए देखकर बानी हैरान थी, क्योंकि वो चमेली को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन चमेली उसकी बात सुनकर आरव के मेंशन में चली गई, मतलब उसे आरव के साथ रहना अब अच्छा लग रहा था। वहीं तभी आरव आ जाता है और वहीं बानी, जो चमेली को देख रही थी, आरव को देखकर जल्दी से हड़बड़ा कर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है और आरव के लिए कार का दरवाजा खुल देती है और वहीं आरव अपने एटीट्यूड और रोब के साथ बैठ जाता है, पर बानी को कोई जवाब नहीं देता है।
जिसके बाद बानी उसे देखकर मुंह बनाकर कहती है, जितना ज्यादा घमंडी है उससे भी कई ज्यादा रूड है, आज तक मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया। एलियन खड़ूस कहकर बानी कार में बैठ जाती है और कार स्टार्ट कर देती है। वहीं आरव फोन पर कुछ मेल चेक कर रहा था कि तभी उसका ध्यान बानी के ऊपर गया जो थोड़ा स्लो ड्राइव कर रही थी, जिसे देखकर आरव उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, कार फास्ट चलाओ डैम इट। वहीं बानी आरव की बात सुन कसकर अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर खोल देती है, जिसकी आंखें नम थी, हालांकि उसके चेहरे पर दर्द महसूस हो रहा था और वो अपना एक हाथ पेट पर रखकर गहरी सांस लेती है और फिर कार की स्पीड बढ़ा देती है। कुछ ही समय में बानी कार को लेकर ऑफिस पहुंच जाती है। वहीं आरव बानी को कार पार्किंग एरिया में कहकर चला जाता है, बिना बानी को बात सुनकर जो उसे कुछ कहना चाहती थी। खड़ूस चला गया, मेरी बात सुन लेता तो क्या ही बिगड़ जाता, एक तो मुझे दर्द हो रहा है, कहकर बानी ने अपना हाथ पेट पर रख दिया था और वो कार को पार्क करके कार के अंदर अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है। तभी कोई कार के बाहर बचकर बानी के पास आता है और उसका चेहरा देखकर बानी से बोला, बानी दर्द हो रहा है न, ले मैं तेरे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ, तू इसे खा ले, तुझे आराम मिलेगा। निधि ने बानी से कहा, जो बानी के लिए मेडिसिन लेकर आई थी, क्योंकि बानी को पीरियड आए हुए थे जिससे उसे पेट में दर्द था, लेकिन दर्द में थी वो अपनी जॉब कर रही थी, जिसे देखकर नियति को उसकी चिंता हो रही थी और वो उसके मेडिसिन लेकर आई थी जिसे बानी खा लेती है, जिससे बानी को कुछ देर में अच्छा फील हो जाता है और उसका दर्द भी बहुत ज्यादा कम हो गया था। अभी आरव ऑफिस में ही रहने वाला था, जब तक वो ऑफिस में था तब तक बानी आराम कर सकती थी, इसलिए निधि जिसने अभी ब्रेक लिया था वो बानी को अपने साथ ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय के लिए बनी हुई कैंटीन में ले जाती है, जहां पर बानी आराम से चाय पीती हो और वही उसकी आधी चाय। निधि पीकर अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, बानी तू सच में चाय कैसे पी लेती है? मुझे तो चाय का टेस्ट अजीब लगता है, इससे अच्छी तो मेरी कॉफी है, पीकर ही एनर्जी आ जाती है। निधि ने अपनी कॉफी को पीते हुए बानी से कहा, जो चाय की चुस्कियां लेकर उसे कहती हैं, देख निधि, जैसे मैं तेरी कॉफी को कड़वी नहीं बोलती हूँ, तू भी मेरी मीठी चाय को अजीब नहीं बोल सकती है, समझी? तुझे नहीं पता चाय में मेरी जान बसती है, तू एक बाल्टी भर के चाय देंगी न, मैं उसे ऐसे ही मज़े से पी सकती हूँ। वहीं ये सुनकर निधि हंसती है और वहीं अब बानी भी मुस्करा देती है। तभी कोई उन दोनों के पास टेबल पर नॉक करता है, जिससे दोनों अपना चेहरा उठाकर देखती है तो सामने। चैप्टर 27। वहीं ये सुनकर निधि हंसती है और वहीं अब बानी भी मुस्करा देती है। तभी कोई उन दोनों के पास टेबल पर नॉक करता है, जिससे दोनों अपना चेहरा उठाकर देखती है तो सामने वीर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर निधि एकदम से बानी का हाथ पकड़कर मुस्कुराती हुई बानी से कहती है, बेबी तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे बॉस से मिलना है। बानी जो चाय पी रही थी निधि की बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि निधि बानी का जिस तरह से हाथ पकड़कर उससे बात कर रही थी उससे बानी को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। बानी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखकर कुछ बोल पाती, तभी निधि उसके मुंह में टेबल पर रखे हुए स्नकेस मुंह में डालकर कहती है, बेबी तुम कितने ज्यादा कमजोर लग रहे हो, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से तुम्हारी फेवरेट गोभी की सब्जी बनाऊंगी। वहीं ये सुनकर बानी सच में शॉक्ड में हो जाती है, क्योंकि निधि कितने ज्यादा प्यार से उसे उसकी दोस्त की तरह नहीं बल्कि उसे लड़का समझकर बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही थी। बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी दोस्त निधि को एकदम से क्या हो गया है, लेकिन वही वीर अपनी जलती हुई आंखों से बानी को घूर रहा था, क्योंकि बानी उसे कोई लड़की नहीं लड़का नजर आ रहा जिसे अभी निधि उसके सामने पैम्पर कर रही थी।
जिससे वीर को गुस्सा आ रहा था कि वो बानी को पटक दे, लेकिन वो इस वक्त अपने ऑफिस में था, जिस वजह से वो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता था। तभी निधि धीरे से बानी के कान में कहती है, बानी ये मेरा वही चिपकू बॉस है, प्लीज अभी मुझे कोऑपरेट करना। वहीं ये सुनकर बानी सब समझ जाती है कि उसे क्या करना है, क्योंकि निधि ने बानी को वीर के बारे में बताया था कि वो कैसे उसे परेशान करता है। जिससे बानी अपना बनी का बटन प्रेस कर लेती है और अब बनी बनकर वीर की तरफ देखकर उसके सामने अकड़ के साथ खड़ी हो जाती है और बनी बनकर बोली, हेलो सर, निधि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा नाम बनी जोशी है। मैं निधि से प्यार करता हूँ और निधि मुझसे। आप निधि के बॉस है? हाँ बेबी, ये मेरे बॉस है, इनका नाम वीर है। बॉस ये है मेरा बनी। आपको बताया था न मैंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे। निधि ने वीर को देखकर बानी पर हक जताते हुए कहा, जिसे देखकर वीर उन दोनों को देखकर वहीं उनके साथ बैठ जाता है और निधि को अपने लिए कॉफी लेने भेज देता है, जिससे निधि बानी को कुछ इशारा करके निकल जाती है और वहीं हमारी बानी बनी बनकर बड़े एटीट्यूड में वीर के सामने बैठी हुई थी, जो उसे अपनी जलती हुई आंखों से बुरे तरीके से घूर रहा था। जिससे अंदर से बानी डरते हुए मन में बोलती है, यार ये अपनी आंखों से ऐसे घूर रहा है जैसे अभी मुझे कच्चा चबा देगा। तभी वीर बानी को कहता है, तुम जो कोई भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? और ये कहकर बानी के सामने ब्लैक चेक बुक रखकर दांत पीसते हुए कहता है, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, बस निधि को छोड़ दो। क्या ये मुझे रिश्वत दे रहा है या फिर निधि को खरीद रहा है? यार ये पैसे वाले लोग इतने अजीब क्यों होते हैं? बानी ने अपने मन में सवाल करते हैं कहा। लेकिन तभी बानी वीर को कहती है, आपको अभी कुछ देर पहले सुनाई नहीं दिया है कि मैं निधि से प्यार करता हूँ और निधि मुझसे, तो आप ये अपने पास रखिए। 10 करोड़ से भी ज्यादा दूंगा, वीर ने उसे लालच देते हुए कहा। जिसे सुनकर बानी की बटन जैसी आंखों में पैसा ही पैसा नजर आने लगा, जिससे सच में बानी को लालच आ रहा था। आखिर बात 10 करोड़ की थी, जो उसके अमीर बनने का सपना पूरा कर सकता है, और वो भी निधि को छोड़कर। तभी बानी चालक बनकर खुद से कहती है, यार आज तो सच में मेरी तो लॉटरी लग गई, निधि को छोड़ने के लिए 10 करोड़ मिल रहे हैं। क्या देख रही है बानी, ले ले। निधि क्या सच में तेरी गर्लफ्रेंड है और उसे बनी को छोड़ना है, न कि बानी को? दोस्त वो तेरी ही रहेगी। इस वीर को क्या ही पता चलेगा, अच्छा मौका है। ये बात अपने मन में खुश होते हुए बानी चेक बुक को लेने के लिए अपना हाथ उठा पाती, तभी निधि वहां पर कॉफी का मग टेबल पर जोर से रखकर उस चेक बुक को अपने हाथ से उठाकर उसे फाड़कर वीर के हाथ में देकर गुस्से में कहती है, मेरा बनी ऐसा नहीं है समझे? तो उसे पैसे देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता है ना बनी? निधि ने एक नज़र घूर कर बानी को देखकर कहा, जो अपनी आंखों से उस फटे हुए चेक को वीर के हाथ में देख रही थी। लेकिन तभी निधि की बात सुनकर जल्दी से हाँ बोल देती है, पर फिर भी उसकी आंखें वीर के हाथ में रखे हुए चेक बुक में जा रही थी। वहीं अब निधि वीर के सामने बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चली जाती है, जिसे जाते हुए देखकर वीर गुस्से में अपने हाथ में रखे हुए फटे हुए चेक बुक को अपने हाथों से कसकर दांत पीसते हुए कहता है, निधि तुम मुझे उस बनी के लिए नहीं छोड़ सकती हो। वहीं दूसरी तरफ 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। यार मैं कुछ देर पहले करोड़पति बनने वाली थी, लेकिन तेरी वजह से फिर से गरीब हो गई। यार लेने देती, मैं कोई तेरी असली वाली बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तो लड़की हूँ ना, तेरे चिपकू को क्या ही पता चल जाता। बानी ने 10 करोड़ के बारे में सोचकर कहा, जो अब उसे नहीं मिलने वाले थे। चुप कर बानी, तू मुझे आज फंसा देती, तेरे 10 करोड़ के चक्कर में वो चिपकू बॉस मुझे छोड़ता नहीं।
और तू यार 10 करोड़ के चक्कर में मेरी दोस्ती भूल गई। निधि ने नाराज होते हुए अपना मुंह फेर कर ये कहा, जिससे अब बानी को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है। इसलिए निधि के सामने पप्पी सा चेहरा बनाकर निधि के सामने कान पकड़कर कहती है, माफ कर देना यार, तेरे उस बॉस ने मुझ पर कोई जादू कर दिया था, तुझे अच्छे से पता है ना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं क्यों तुझे उस प्लीज सॉरी। बानी ने बहुत क्यूट वे में ये कहा, जिससे निधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बानी के गालों को अपने हाथों से खींच कर कहती है, तुझे अच्छे से पता है कि मैं तुझसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकती हूँ, इसलिए तू मेरे सामने ऐसा क्यूट सा चेहरा बना लेती है। वहीं ये सुनकर बानी स्माइल करते हुए बोली, तूने कहा था कि तू मेरे लिए मेरी फेवरेट गोभी की सब्जी बनाएगी, यार मेरा तो मन कर रहा है खाने का। अच्छा बाबा, शाम को बना दूंगी। ठीक है, निधि ने हंसते हुए कहा। तभी वो जाने लगती है, जिससे बानी उसे बेखक करते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोली, तू सच है बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे लाइफ में भगवान ने बेस्ट चीज ये दी है कि तू मेरी दोस्त है। इस वक्त निधि आगे और उसके ठीक हक करते हुए बानी खड़ी थी और इसी पोजीशन में मैं निधि आगे से अपने पीछे खड़ी बानी, जिसका चेहरा उसके शोल्डर पर था। निधि बानी के गाल पर हाथ रखकर उसे कहती है, मुझे भी ऐसी क्यूट सी लेकिन थोड़ी सी लालची दोस्त देकर। वहीं उन दोनों को दूर से अब वीर एक केबिन की खिड़की से खड़े वीर देख रहा था, जिन्हें देखकर वो गलत सोच लेता है कि निधि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही है, जिसे देखकर वो खिड़की के कांच पर जोर से अपना हाथ मारकर गुस्से में कहता है, तुम उसके करीब होकर मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हो निधि, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। शाम के समय बानी कार ड्राइव कर रही थी कि तभी अपनी आदत से मजबूर मिरर में देखकर उसकी नजर आरव पर जाती है, जो उसे देख रहा था, जिसे देखकर बानी डर जाती है क्योंकि आरव लगातार पीछे बैठकर उसे ही घूर रहा था। जिससे बानी हिम्मत करके आरव से पूछती है, बॉस आपको कुछ चाहिए या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं। जिससे आरव बानी को कार रोकने के लिए कहता है, जिससे बानी कार रोक देती है और कुछ बोल पाती तभी पीछे बैठे हुए आरव की आवाज उसके कानों में सुनाई दी, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। चैप्टर 28। बॉस, आप क्या पूछ रहे हो। बानी ने न समझी में कहा, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि आरव उससे क्या बोल रहा है। तभी आरव बानी से नाराज होकर बोला, मैं उस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके साथ तुम मेरे ऑफिस के बाहर रोमांस कर रहे हो। दरअसल नियति और बानी के बेखग वाली गलतफहमी वीर को अकेले नहीं आरव को भी हुई थी, और वो वही सवाल बानी से पूछ रहा था, जिससे बानी को याद आता है कि आरव निधि की बात कर रहा है। जिससे बानी डरते हुए झूठ बोल देती है क्योंकि वो यहाँ पर फंस गई थी, और वो भी निधि की वजह से। बॉस, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है तो मेरे ऑफिस के सामने रोमांस शुरू कर दूंगे। ड्राइवर हो, रोमियो बनने की कोशिश मत करो, आई बात समझ में इडियट। कहकर आरव कार में गुस्से में बैठ जाता है, जिसके जाने के बाद बानी गुस्से में कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक तो ये आरव खुराना बदतमीज और बहुत ज्यादा रूड है, अब इसे मेरी पर्सनल लाइफ से क्या प्रॉब्लम है। खुद तो कभी खुश नहीं होता है, इसलिए दूसरों को दुखी करने का ठेका इसने लिया है। कार स्टार्ट करो इडियट, मुझे क्लब जाना है। आरव ने गुस्से में कार के अंदर से बानी को चिल्लाकर कहा, जिससे बानी भगती हुई कार के अंदर आ जाती है। क्लब में वहीं आरव हमेशा क्लब के अंदर टॉप फ्लोर पे अकेला बैठा हुआ था, जहां पर बस बानी उसके पीछे खड़ी हुई परेशान होकर मन में कहती है, पता नहीं ये पियक्कड़ और कितने देर तक पीने वाला है, और इतना बुरा है कि अकेले ही पी रहा है। मुझे एक बार तो पूछ सकता था पर नहीं, कंजूस जो है।
वहीं बानी उसे देखकर मन में बुराई कर रही थी और वही आरव आराम से ड्रिंक पी रहा था। तभी एक लड़की आरव के पास बिना किसी परमिशन के आने लगती है, जिसे बानी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बानी को ड्राइवर बोलकर इंसल्ट करके चुप कराकर आरव के पास बैठ जाती है, जिसे देखकर बानी को उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लड़की ने उसे इंसल्ट जो किया था और वो उसे सबक सिखाने के लिए तैयार थी। इसलिए अब बानी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही ये लड़की आरव को हाथ लगाने की कोशिश करेगी तो उसके साथ क्या करेगा, इसलिए वो बस इंतजार कर रही थी। वहीं वो लड़की आरव के पास आकर उसका नाम पूछती है, जिसे आरव देखकर इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की आरव के सीने पर हाथ रखती है, आरव की आंखें जो ड्रिंक पीने से थोड़ी सी लाल हो गई थी वो गुस्से में और लाल हो जाती है, और वो गुस्से में उस लड़की का गला अपने एक हाथ से पकड़कर चिल्लाकर दांत पीसते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, कौन हो तुम, पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? आरव के जोर से चिल्लाने पर क्लब का मैनेजर भागते हुए आरव के पास खड़ा हो जाता है और उस लड़की को देखता है जिसका गला आरव ने कस कर दबोच रखा था। आरव का गुस्सा देखकर मैनेजर के साथ वही बानी भी डर गई थी, क्योंकि वो लड़की की आंखें सफेद हो चुकी थी, वो लगभग मरने ही वाली थी, जिसे देखकर क्लब का मैनेजर जल्दी से आरव को उस लड़की को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है और वहीं आरव उस लड़की को एक झटके में छोड़ देना है, जिससे वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। आरव उस लड़की को घूर कर देखकर मैनेजर से बोलता है, नेक्स्ट टाइम से इस क्लब के अंदर मेरे फ्लो पर कोई भी लड़की नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे क्लब के साथ तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। वहीं क्लब मैनेजर सॉरी बोलकर वहां से उस लड़की को लेकर चला जाता है। वहीं आरव फिर से अपनी ड्रिंक पीने लगता है, जिसे बस बानी देखकर डरते हुए बोलती है, मैंने बस सुना था कि आरव खुराना के लिए किसी की जान लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज देख भी लिया। सोच बानी, जिस दिन इस आरव खुराना को तेरे बारे में पता चलेगा तो ये तेरा क्या हाल करेगा। इसलिए तेरे लिए अच्छा है कि तू जल्दी से इस आरव खुराना से दूर हो जा। हाँ, यही बढ़िया है। कल मैं कबीर से बात करूंगी। तभी बानी ने अपने मन में ये सब सोच रही थी और वहीं आरव को ड्रिंक पीते हुए नशा हो रहा था और वो नशे में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर बानी हिम्मत करके डरते हुए बोलती है, बॉस आप अपने मेंशन जाना चाहते हैं? आरव बानी को अपनी भारी आंखों से देखता है और उसे इस वक्त उसे बानी के होठ दिखाई देते हैं, जो थोड़े से कांप रहे थे। आरव बानी के करीब आकर खड़ा हो जाता है, जिससे बानी डरते हुए अपने आप में सिमट जाती है। तभी आरव बानी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे चेरी पसंद है। वहीं बानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो डर जाती हैं। तभी आरव बानी का हाथ पकड़ उसे देखकर बोलता है, तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट है। वहीं बानी ये सुनकर जल्दी से अपने हाथ छुटा देती है और जल्दी से आरव को कहती है, बॉस आप चलिए मैं कार रेडी करता हूँ। ये कहकर बानी भाग जाती है। वहीं आरव वही खड़ा अपनी आंखें बार बार झपकते हुए नाराज होकर कहता है, चेरी फिर से मुझसे दूर हो गई। तभी आरव जो कार के अंदर चेरी बोलकर बानी को और डरा रहा था, क्योंकि आरव ने जिस तरह से उसके होठों को छूकर उसे ये वर्ड कहा था, तो वो अच्छे से समझ गई थी आरव उसके होठों को ही चेरी बोल रहा है। इसलिए वो काफी नर्वस फील कर रही थी, इसलिए जल्द से जल्द आरव को उसके घर छोड़ने के लिए कार तेज चला रही थी। कुछ ही देर में बानी आरव को लेकर मेंशन पहुंच जाते हैं, जिसे वो आरव के गार्ड्स को आरव को उसे अंदर ले जाने को बोलकर वहां से चली जाती है। चैप्टर 29। अगले दिन ऑफिस में निधि वॉशरूम से बाहर आ रही थी, तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे वॉशरूम के साथ ही एक लिफ्ट के अंदर खींच कर ले जाता है।
ये सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ निधि कुछ समझ में नहीं पाई। और जैसे ही उसकी आंखें दो गहरी आंखों से टकराई निधि शॉक्ड हो गई क्योंकि उसके बेहद करीब वीर था, जिसने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे लिफ्ट के अंदर दीवार से सटाकर खड़ा किया हुआ था। निधि अपने हाथों को उसकी सीने में रखकर पूरे जोर से पुश देती है, जिससे वीर निधि से दूर हो जाता है और उसका हाथ भी निधि के मुंह से हट जाता है, जिससे निधि गुस्से में चिल्लाती हुई वीर पर टूट पड़ी। बदतमीज आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या हरकत कर रहे हो तुम मेरे सामने? हर बार बॉस समझकर तुम्हारी हरकत को बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन आज तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। क्यों पड़े हुए हो मेरे पीछे? कितनी बार कहा है तुम्हें मैंने कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए? समझ नहीं क्यों नहीं आता? दूर रहो मुझसे। वीर, जो खामोश खड़ा होकर अब तक निधि की बात सुन रहा था, वो एकदम निधि के पास आकर खड़ा कर हो जाता है और अपने दोनों हाथों को उसके अगल बगल में दीवार में रख कर निधि को बैंड कर देता है और अपनी जलती कलम काली आंखों से, जो गुस्से में लाल हो गई थी, जिसे देखकर निधि थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन तभी वो फिर हिम्मत करके वीर को कहने के लिए अपने होठ को हिला रही थी, तभी वीर गुस्से में जोर से उसकी तरफ अपना हाथ पंच भरकर उसकी तरफ उठा लेता है कि जोर से मार रहा था, कि जिसे देखकर बानी डर से कसकर अपनी आंखें बंद कर देती, लेकिन तभी उसके कानों में जोर जोर से आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोल कर देखा। वीर का हाथ खून से सन रहा था और वो लगातार निधि के करीब खड़ा होकर अपना एक हाथ अभी दीवार पर सटाकर अभी नियति को गुस्से में लाल आंखों से देख रहा था और अपने दूसरे हाथ से उसके बगल में लिफ्ट की दीवार पर अब जोर जोर से कंटिन्यू पंच उसे देखकर मार रहा था, जिसे कि जोर से ठंड 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 की तरह उसके कान में बज रही थी और ऊपर वीर उसके करीब खड़ा हुआ उसे देखकर ही मार रहा था, जिससे नियति काफी हद तक डर रही थी। उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी कांप उठी थी। वहीं वीर उसे देखकर बिना रुके जोर से अपना हाथ दीवार पर मार रहा था, जिससे उसके हाथ से खून के धब्बे कुछ फर्श पे टिप टिप करके गिर रहे थे तो कुछ दीवार पर हाथों के निशान खून में दीवार में सन रहे थे। निधि वीर के हाथ देखती है, जिससे बुरी तरह से खून बह रहा था, जिसे देखकर निधि डरते हुए कम कपीसी आवाज में वीर से डरते हुए रोते हुए कहती है, प्लीज स्टॉप इट दिस, रुक जाइए। वहीं अब जाकर वीर निधि की बात सुनकर रुक जाता है, जिससे निधि के मुंह से डर से लंबी लंबी सांसें मुंह से बाहर निकल रही थी, क्योंकि अब लिफ्ट के अंदर खामोशी छा गई थी। वीर बस निधि को देख रहा था और वही निधि गहरी सांस लेते हुए बस अपनी आंखें बंद करके उसके सामने खड़ी हुई थी। लिफ्ट इस वक्त ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि वीर ने लिफ्ट का एक ऐसा बटन प्रेस किया था जिससे लिफ्ट रुक नहीं रही थी जब तक उसे अंदर से कोई रोकता नहीं है। तुम मुझे हर्ट करती हो, और अब तक तुमने मुझे कितनी बार हर्ट किया है? तुम्हारा इग्नोर करने से मुझे इतना हर्ट नहीं हुआ जितना तुम उसके करीब होकर मुझे कर रही थी। बोलो, तुमने उसे अपने आप को क्यों छूने दिया? मेरे छूने से तुम्हें गुस्सा आ जाता था, और जब कल उसके हाथ तुम्हारी कमर पर थे और तुम्हारे हाथ उसके गाल में, क्यों छू रहा था तुम्हें वो? बोलो निधि, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है तुमने। मन कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। वीर, जिसे बानी और निधि की वही बेहक से अभी तक गुस्सा आ रहा था और ये ही गुस्सा वो निधि पर उतार रहा था। वही निधि को इस वक्त वीर के बिहेवियर से डर लग रहा था और ऊपर से उसकी साइको जैसी बात उसे और डरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरव कार के अंदर बैठा हुआ था और वही कार के बाहर आरव का असिस्टेंट माधव के साथ बानी और कबीर खड़े हुए थे, जहां कबीर मुस्कुराकर माधव से हाथ मिलाकर बोलता है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी बनी को प्रॉब्लम समझी। कोई बात नहीं, हमें कार ड्राइवर से मतलब है, चाहे वह बनी हो यार कोई और।
ये कह माधव एक चेकबुक जिस पर ठीक ठीक अमाउंट था वो बनी को दे देता है और बानी को कहता है, बॉस ने तुम्हारी पूरे 1 साल की सैलरी एक साथ दे दी ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम न। वही बानी चेक देखती है जिस पर 2 लाख का अमाउंट था और आरव के सिग्नेचर जिसे देखकर बानी की आंखें चमक जाती है और वो खुश होकर थैंक यू बोल देती है। और वही माधव अब कार के अंदर बैठ जाता है और वही कबीर चैन की सांस ले रहा था, तभी उसकी नज़र बानी पर जाती है जो आरव की तरफ जाते हुए खिड़की पर नोक कर रही थी, जिसे देखकर कबीर अपना सर पकड़कर बोलता है, ये लड़की अब क्या बेवकूफ़ी कर रही है। सीधा जॉब से छूटकरा मिल तो रहा है, अब क्या कर रही है। बानी जो आज सच में अपनी ड्राइवर की जॉब से इस्तीफा दे रही थी और आरव ने भी बिना कुछ कहे उसे जाने के लिए बोल दिया था। आरव कार में बिठा हुआ अपनी कार के विंडो को डाउन करता है तो उसके सामने बानी खड़ी हुई थी, जिसे वो कुछ बोल पाता तभी बानी उसके कहने से बोल पड़ी, बॉस आप अपना ध्यान रखिएगा, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कभी कभी आप थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। और एक बात और कहनी थी, बस आप गुस्सा मत करना, अगर आपको ड्रिंक करनी है तो आप अपने घर में आकर पिया करिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अब मैं आपका कार ड्राइवर नहीं हूँ, कल से कोई और आपका कार ड्राइवर होना। राम जी की। बानी खुश होते हैं आरव से गुड बाय करती हुई अब आरव के पास आ जाती है जो उसे देखकर उसे डांट रहा था। वहीं आरव जो अब बानी को देखता है जो कबीर के साथ हंस रही थी, उसके होठ खिलखिला रहे थे, जिसे देखकर उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, लेकिन तभी उसे अपने दिल में कुछ भारीपन महसूस हो रहा था, जिसे वो इग्नोर करके बानी को देखकर कार का मिरर बंद कर देता है और माधव को कार चलाने के लिए कहता है और आरव की कार वहां से चली जाती है, जिसे जाते हुए देखकर कबीर बानी को देखकर बोलता है, अब खुश हो गई तुम्हारी आरव खुराना से हमेशा के लिए छुट्टी। कबीर छुट्टी तो गई है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, बानी ने थोड़ा सा उदास होकर कहा। कबीर उसके एक शोल्डर पर हाथ रख कर बोलता है, क्या हुआ, अभी भी डर लग रहा है। वहीं बानी कबीर को देखकर उसे अब रोते हुए हक कर लेती है। चैप्टर 30। 2 महीने बाद दिल्ली में एके मॉल्स। दिल्ली शहर का अब तक सबसे बड़ा मॉल एके मॉल था, जहां पर एक लड़की बड़े से मॉल के अंदर एक ब्यूटीफुल ड्रेस को बड़े ध्यान से देख रही थी और जैसे ही उस ड्रेस को छूने ही वाली थी कि तभी पीछे से उस मॉल का मैनेजर उस लड़की के पास आकर कर रिक्वेस्ट के साथ कहता है, बानी प्लीज इस ड्रेस से दूर रहना प्लीज, बस आज के लिए, आज इस मॉल के बॉस आ रहे हैं। ये ड्रेस इस मॉल की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस है जो आज हो लॉन्च होने वाली है, देख तू ऐसा कर तुम घर चली जाओ। हाँ ये ठीक है, तुम्हारी आज छुट्टी है तो तुम जाओ, यहाँ पर और स्टाफ है, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है। बानी उस मैनेजर को घूर कर देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए बोली, सच में तुम बड़े मतलबी इंसान हो और तुम्हारे कहने का मतलब भी मैं अच्छे से समझ गई। तुम मुझे किसी काम का नहीं समझते हो, इसीलिए चाहते हो कि मैं इस मॉल से आज नहीं हमेशा के लिए बाहर चली जाऊं। अगर तुम कबीर के दोस्त नहीं होते न तो सच में तुम्हें अच्छे से सबक सिखा देती। ये कहकर बानी दूसरी तरफ चली जाती है, जिसके जाने के बाद वो मैनेजर एक लड़की के पास आकर बोला, निधि मैं इस बानी का क्या करूं, खुद तो कुछ काम सही से नहीं करती है और मुझे सुना देती है। उसने कोई सेलिंग अच्छे नहीं करी है और तो कस्टमर इस बानी को देखकर भाग ही जाते हैं या बानी उन्हें भगा देती है। पता नहीं तुम्हारी दोस्त बड़ी अजीब है यार। बानी और निधि दोनों एक साथ मुंबई से 2 महीने पहले दिल्ली में आ गए थे और कबीर की हेल्प से दोनों एक मॉल में सेल्स गर्ल की जॉब मिली थी, जहां दोनों 2 महीने से अपनी जॉब कर रही थी। इस मॉल का मैनेजर जो कबीर का चिल्डहुड दोस्त आदि था,
आदि जिसे निधि से कोई भी शिकायत नहीं थी क्योंकि निधि अपना काम अच्छे से करती थी और इसी वजह से वो आदि निधि को लाइक करता था। लेकिन बानी बानी से उसका 36 का आंकड़ा बना रहता था क्योंकि बानी जॉब तो यहाँ सेल्स गर्ल की कर रही थी, लेकिन उसने आज तक ऐसा कोई काम सही से नहीं किया था कि आदि उसे सेल्स गर्ल समझ भी ले, क्योंकि बानी कुछ न कुछ गड़बड़ करती थी। इसलिए आज आदि चाहता था कि बानी मॉल से दूर रहे क्योंकि आज उनके इस मॉल के बॉस आने वाले थे, जिनके लिए उसने आज बहुत तैयारी कर रखी थी। आदि की बात सुनकर निधि गहरी सांस लेकर आदि से कहती है, आदि फिक्र मत करो, बानी कोई गड़बड़ नहीं करेंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम शांत रहो। वहीं निधि की बात सुनकर आदि रिलैक्स हो जाता है और स्माइल करते हुए निधि से कहता है, अब तुम बोल रही है तो मैं यकीन करता हूँ। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा पांडा के कॉस्ट्यूम पहनकर और उसका सर बानी अपने हाथ में पकड़कर मॉल के एंट्रेंस डोर के साथ खड़ी होकर इधर उधर देखकर बानी अपने पहने हुए पांडा के कॉस्ट्यूम कर सर अपने सर पर पूरा पहन लेती है, जिस पहनकर बानी पांडे की तरह हाथ को गोल गोल करने लगी, साथ में हाय और क्यूट से फेस दिखा रही सभी लोगों को अपने मॉल के अंदर जाने का इशारा करने लगी थी। जिसकी हरकत से मॉल में लोग जा रहे थे, तभी उस मॉल के सामने 12-13 कार्स आकर खड़ी हो गई, जिसमें से दमदार पर्सोनैलिटी और ओरा के साथ आरव अपने लुक के साथ कोट के बटन को लगाकर अपने कुछ गार्ड्स के साथ कार बाहर आया। आरव ने इस वक्त मेहरून कलर का 3 सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी हॉट और हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर आज भी उसकी रूडनेस और सबसे ज्यादा एटीट्यूड आज भी कायम था। वहीं बानी जो पांडे की ड्रेस पहनकर अभी अपनी मस्ती में थी, सामने से मॉल के अंदर आ रहे आरव को देखकर शॉक्ड हो जाती है।